जय जोहार, जय आदिवासी। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा देश में हो रहे आदिवासियों पर अन्य अत्याचार के विरोध में माननीय एच.एन. रेखवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली, इनके द्वारा 3 चरणों का चरणबद्ध कार्यक्रम पूरे देश भर में घोषित किया गया था। उन चरणबद्ध कार्यक्रमों के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। पहला चरण 23 जून को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन, दूसरा चरण 15 जुलाई को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन, और अभी तीसरा चरण 29 जुलाई को जिला स्तर पर विशाल रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। देश भर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा ये तैयारियां चल रही है, और आदिवासी समाज में जो पूरे देश भर में जो 850 साढ़े 800 जातियां जो पूरे देश भर में निवास करती है, उन जातियों का जन समर्थन बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को मिल रहा है। साथ में जो आदिवासी समाज में जो अन्य संगठन जो कार्यरत है, उन संगठनों का भी जन समर्थन इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। तो जो 2 चरण हमारे समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर सफल किए, अभी जो तीसरा चरण 29 जुलाई को होने जा रहा है, विशाल जिला स्तरीय रैली प्रदर्शन, इस चरण को सफल करने के लिए और विशाल बनाने के लिए मैं प्रेम कुमार गेड़ाम, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली, मैं भारत के तमाम आदिवासी भाइयों से यह अपील करता हूं कि 29 जुलाई 2021 को जो जिला स्तरीय विशाल रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम जो रखा गया है, इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सफल करना है। और भारत में तमाम जो आदिवासियों के जो संगठन कार्यरत है, उनको भी मैं ये अपील कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम को, इस रैली को बड़े पैमाने पर हम लोग सफल करना है। साथियों, ये चरणबद्ध कार्यक्रम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को घोषित करने की और इसको सफल करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि तथाकथित आजादी के 75 साल बाद भी आज आदिवासियों के परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। यानी हजारों साल पहले इस वर्ण व्यवस्था की वजह से, मनुवादी व्यवस्था की वजह से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से जो एक समूह जंगल की ओर चला गया, उनको खदेड़ा गया। जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से जो हजारों सालों से वंचित रहा, जिनके ज्ञान का, बुद्धि का अभी तक विकास नहीं होने दिया। हजारों साल पहले जो आदिवासियों की परिस्थिति थी, वही परिस्थिति आज हम लोगों को पूरे भारत में तमाम आदिवासी भाइयों की नजर आ रही है। जब इसका कारण हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की कि इसका क्या कारण है कि आदिवासियों की किसी भी समस्या का समाधान होते हुए हम लोगों को नजर नहीं आ रही है। आज 75 साल हो गए, तो आदिवासियों की ऐसी कौन सी मौलिक समस्या है? जो आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, तो आज ब्राह्मण, खास करके बीएचयू का जो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जो है, वो आज संताल, मुंडा, खैरवार, कोरकू आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का कार्यक्रम कर रहा है। यानी 21 मई 2001 को डीएनए के आधार पर ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं है, बल्कि विदेशी है। ये साबित हुआ डीएनए के आधार पर कि ब्राह्मण विदेशी है। लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आदिवासी विदेशी है। तो इस बात को आदिवासी भाइयों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। इसके विरोध में यह चरणबद्ध आंदोलन है कि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। यहां की कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, भाषा का विकास हम लोगों ने किया। आज जो ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशिया से आया हुआ है, वो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे नाम का ब्राह्मण हम आदिवासियों को विदेशी कह रहा है। दूसरा, आज आदिवासियों की जो पहचान है, उस पहचान को मिटाने का कार्यक्रम खास करके कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस देश में चल रहा है।
उसके लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा रामगमन वन पथ यात्रा निकाली ताकि आदिवासियों को हिंदू बनाया जाए और आदिवासियों की पहचान खत्म किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, करीबन 16 जजमेंट है और 16 जजमेंट में यह बात कही गई कि आदिवासी हिंदू नहीं है। फिर भी बार बार आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा बार बार ये बात प्रचलित की जा रही है और आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम जो है वो इस देश में घोषित किया जा रहा है। दूसरा साथियों, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, बीजापुर जिले में सिलगेर नाम का गांव है, वहां पे 3 आदिवासियों को मारा गया। झारखंड में साहेबगंज नाम का जिला है, वहां पे एक इंस्पेक्टर थी आदिवासी महिला, उसने भूमाफियों का सारा दस्तावेज इकट्ठा किया था। उस रूपा तिर्की को मारा गया, हत्या की गई, ऐसी चर्चा झारखंड में है। उसके परिजन वाले कहते हैं और उसको आत्महत्या घोषित करने का कार्यक्रम किया। इतना ही नहीं तो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बिठाई गई 3000 करोड़ रुपया खर्चा करके, और उसमें 72 गांव आदिवासी के उजाड़े गए। ऐसे देश भर में बहुत सारे मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अमरावती नाम का जिला है, वहां पर मेलघाट नाम का क्षेत्र है। वो जिला अमरावती महाराष्ट्र में 1985 से अनुसूची 5 में घोषित है। फिर भी वहां के आदिवासियों को विस्थापित किया गया। मतलब आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर विस्थापित किया जाता है, धरण प्रकल्प के नाम पर विस्थापित किया जाता है, नदी प्रकल्प के नाम पर, गेंडा प्रकल्प के नाम पर, बाघ प्रकल्प के नाम पर, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के नाम पर, नेशनल कॉरिडोर के नाम पर आज आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। इतना ही नहीं तो आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। ये देश भर में हो रहा है। आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, आदिवासियों को नक्सलवादी करके मारने का कार्यक्रम इस देश में कर रहे हैं, आदिवासियों को अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर जल जंगल जमीन से बेदखल करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा आखिरकार इस देश में जो देश चलाने वाले जो लोग हैं, जो शासक वर्ग है, ऐसा व्यवहार हम आदिवासियों के साथ में क्यों कर रहे हैं, इसको संक्षिप्त में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जब तक आदिवासी आदिवासी है तब तक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ऐसा संविधान में अनुसूची आर्टिकल 244 1 में, अनुसूची 5 में, धारा 5(2) में कहा गया है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। जब कहा गया, अब कब खरीदी जाएगी? तो एक, आदिवासियों को अगर विदेशी घोषित किया जाए, नंबर 2, आदिवासियों को नक्सलवादी बनाया जाए, नंबर 3, आदिवासियों को अगर उनकी कला, सभ्यता, संस्कृति, पहचान अगर खत्म कर दिया जाए तो ये धारा 5(2) जो है ये प्रभाव शून्य हो जाएगी। ये सारा उसके पीछे कार्यक्रम है। इस प्रकार का वो लोग कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाया जाए। तो ऐसा आदिवासियों के साथ में क्यों किया जा रहा है? जब इसका रिसर्च, इसका छानबीन जब हम लोगों ने किया तो पता चला कि पूरे देश भर में आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 89 प्रकार के धातु है। सोने है, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, ग्रेनाइट है, मैग्नाइट है, प्रोटेनियम है, यूरेनियम है, बक्साइड है। और आज उसकी कीमत जो है करीबन 80,000 लाख करोड़ से ज्यादा है। और भारत में 2011 की गिनती के अनुसार 13 करोड़ 70 लाख, मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा 15-16 करोड़ आदिवासी इस देश में निवास कर रहे। अगर ये 80,000 लाख करोड़, अगर ये 15-16 करोड़ आदिवासियों में बांट दिया जाए तो इस देश का पूंजीपति ये टाटा, बिरला, मफतलाल, अडानी, अंबानी नहीं होगा, तो इस देश का पूंजीपति ये आदिवासी होगा। ये बात इस देश की मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जानती है। इस देश के कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट के लोग जानते हैं
इसीलिए वो धातु चुराने के लिए आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने के लिए आदिवासियों को विदेशी घोषित किया जा रहा है, आदिवासियों को नक्सलवादी करके भगाया जा रहा है, पुनर्वसन के नाम पर भगाया जा रहा है और अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर भगाया जा रहा है, नेशनल कॉरिडोर के नाम पर भगाया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम इस देश में वो लोग चला रहे हैं जो लोग इस देश के मूल निवासी है, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार 3.5% अल्पसंख्य जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण हैं, जिनकी 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं इस देश में, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। साथियों, आज 75 साल हो रहे तथाकथित आजादी को, आज आदिवासियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि आदिवासी समाज में प्रतिनिधित्व का अभाव, जिनको हमारे समाज के लोग अपना नेता मानते हैं, वो समाज का नेता नहीं है, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि वो पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है, जिनको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर ने कहा कि ये पुना पैक्ट से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। आदिवासियों को पुना पैक्ट लागू नहीं था, पुना पैक्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट को लागू था, लेकिन पार्टी लेवल पर इन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने पुना पैक्ट आदिवासियों को पार्टी लेवल पर लागू किया। जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा हुए, उसी प्रकार से आदिवासी समाज में भी दलाल और भड़वे पैदा हुए, जिस वजह से आज हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज आदिवासियों के 47 सांसद है, 450 विधायक होने के बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं है। दिखने में हमारे समाज के दिखते हैं, लेकिन हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो पार्टी और हाईकमांड के गुलाम है। ये पहला कारण। दूसरा कारण, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, उसी प्रकार से अन्य जाति समूह जो है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये भी इस देश के मूल निवासी है। और ये डीएनए के आधार पर ये बात साबित हुई। 21 मई 2021 को 2 बातें साबित हुई। एक तो ब्राह्मण विदेशी है, ये साबित हुआ, और दूसरा एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी इस देश में मूल निवासी है, जो 6743 जाति समूह है, ये मूल निवासी है, ये बात साबित हुई। हम मूल निवासी लोग हैं, संख्या में बहुसंख्य लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि इस देश में हम मूल निवासी लोग शासक नहीं हैं, बल्कि अल्पसंख्य विदेशी लोग इस देश के शासक होने की वजह से आज हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। साथियों, 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण आज इस देश का शासक बना हुआ है। उसका बहुत बड़ा वर्तमान का हथियार है, और उस हथियार का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा इस देश में हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का जो वोट का अधिकार था, जो शासक बनने का अधिकार था, जो राजा बनने का अधिकार था, वो प्रभाव शून्य कर दिया है। और इस वजह से हमारी किसी भी समस्या का समाधान होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट के लोग ऐसा मानते हैं और सोचते हैं कि हम तो मशीन से चुनकर जाते हैं, तो फिर आदिवासियों की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, ओबीसी की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, मुसलमानों की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है, जब चुनकर ही मशीन से जा रहे हैं। तो ऐसा ये कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट के लोग सोचते हैं। इस वजह से इस देश में आज अल्पसंख्य लोग आज शासक बने हुए हैं, और जो मूल निवासी बहुसंख्य जो लोग हैं, आज वो गुलाम बने हुए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी समस्या का समाधान अगर करना है, तो इस देश में हम लोगों को जन आंदोलन की तैयारी करनी होगी। और जन आंदोलन की तैयारी के अंतर्गत राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एचएन रेखवाल साहब के द्वारा ये 3 चरणों का चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया, जिसका आखिरी चरण है 29 जुलाई को विशाल रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर रखा गया है। तो मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक इस नाते भारत के तमाम आदिवासियों को और भारत के तमाम मूल निवासी बहुजन समाज यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों को मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग 29 जुलाई को
विशाल रैली प्रदर्शन में आप लोग साथ और सहयोग देंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। विशाल रैली प्रदर्शन में आप लोग साथ और सहयोग देंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत।